हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजय कुमार। दोस्तों, इस वीडियो में हम पल्प को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पल्प की यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस किस किस तरह के हो सकते हैं। क्वेश्चन 1, एन्यूमरेट स्ट्रक्चर्स इन द पल्प एंड राइट इन डिटेल ऑन ओडोंटोब्लास्टिक लेयर एंड इट्स फंक्शंस। क्वेश्चन 2, डिस्क्राइब फंक्शंस ऑफ पल्प। क्वेश्चन 3, पल्प कैल्सिफिकेशन या फिर डेंटिकल्स। ये दो नाम से आ सकता है, पल्प कैल्सिफिकेशन या फिर डेंटिकल्स। क्वेश्चन 4, एज चेंजेस एंड क्लिनिकल कंसिडरेशन ऑफ पल्प। तो इस तरह क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में पूछे जा सकते हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पल्प की डेफिनेशन क्या है। इट इज़ द कनेक्टिव टिश्यू विद स्पेशल फंक्शंस ऑक्यूपाइंग द सेंटर ऑफ डेंटिन। ये डेंटिन है, इसके सेंटर में क्या है? पल्प। तो पल्प सेंटर ऑफ डेंटिन में होता है एंड अराइजिंग फ्रॉम द मीजनकाइम ऑफ डेंटल पेपिला। हमने पहले वाली वीडियो से पढ़ा है कि पल्प किससे बनता है? डेंटल पेपिला से। अब दोस्तों इस डायग्राम में देखो, ये जो ब्लू से है ये है पल्प। तो इसमें एक वर्ड आता है पल्प हॉर्न्स। जो ये है, ये एलिवेशंस, ये है पल्प हॉर्न्स। अब पल्प हॉर्न एक टीथ में कितने होते हैं? जितने कस्प होंगे उतने ही पल्प हॉर्न्स होंगे। यहाँ जो मैंने बनाया है इसमें दो कस्प हैं, इसलिए दो पल्प हॉर्न है। अगर तीन कस्प होते तो तीन पल्प हॉर्न्स हो जाते हैं। इसके बाद कोरोनल पल्प। अब दोस्तों दो तरह के पल्प हैं यहाँ पे। एक वो पल्प जो क्राउन वाले पोजीशन में है और एक वो पल्प जो रूट वाले पोजीशन में है। तो जो क्राउन वाले में है उसे हम कहते हैं कोरोनल पल्प। ऐसा पल्प जो लोकेट है इन पल्प चैम्बर एंड पल्प हॉर्न्स। ये है पल्प चैम्बर। पल्प चैम्बर की 6 सरफेसेस होती हैं, पिछली वीडियो में बताया था मैंने। तो ऐसा पल्प जो पल्प हॉर्न्स में और पल्प चैम्बर में लोकेटेड होता है। इसकी 6 सरफेसेस कौन कौन सी हैं? मीजियल, डिस्टल, लिंगुअल, बकल और रूफ और फ्लोर। तो ये हो गया कोरोनल पल्प। दूसरा होता है रेडिकुलर पल्प। ऐसा पल्प जो लोकेटेड है इन रूट कैनाल्स, इन्हें हम कहते हैं रूट कैनाल्स। फिर एक और होता है एक्सेसरी कैनाल्स। एक्सेसरी कैनाल्स क्या हैं? एक्सेसरी कैनाल्स दीज आर स्मॉलर कैनाल्स अलोंग साइड मेन रूट। मेन रूट के अलोंग साइड होती हैं, जो कनेक्ट करती हैं पल्प को पेरियोडोंशियम से। इसीलिए इसकी वजह से जो पेरियोडोंटल हेल्थ है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, क्योंकि ये रूट में मिल जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पल्प को अफेक्ट करने के लिए। इसीलिए कॉम्प्रोमाइजिंग पेरियोडोंटल हेल्थ, ये सब में नहीं होता, ये किसी किसी में पाए जाते हैं एक्सेसरी कैनाल्स। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ पल्प एंड ओडोंटोब्लास्टिक लेयर। अब स्ट्रक्चरल डिटेल्स में क्या क्या आ जाएंगे? सेल्स और इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस। सेल्स को याद रखने के लिए दोस्तों ये है न्यूमोनिक है ओपीडी फॉर उमेश। ओपीडी फॉर उमेश, फॉर में एफ से और उमेश में यू से। ओ से ओडोंटोब्लास्ट, पी से पल्प स्टेम सेल्स, डी से डिफेंस सेल्स, एफ से फिब्रोब्लास्ट एंड यू से अनडिफरेंशिएटेड मेसेनकाइमल सेल्स। इंटरसेलुलर सब्सटेंस में क्या न्यूमोनिक है? फेसबुक एक लोकल नेटवर्क है। फेस एफ से फेसबुक, एफ बी से फेसबुक और एल एन से लोकल नेटवर्क और एन का स्क्वायर। स्क्वायर यानी कि एन से दो होंगे। तो अब इसमें कोई भी स्टोरी बना लो, जैसे कि फेसबुक एक लोकल नेटवर्क है, कुछ इस तरीके से। तो एफ से हो जाएगा फाइबर्स, बी से ब्लड वेजल्स, एल लिम्फ वेजल्स। अब एन से दो होंगे, एन से नर्व्स और एन से नर्व एंडिंग्स। इसके बाद कुछ ओडोंटोब्लास्टिक लेयर्स होती हैं। दोस्तों पहले हम सेल्स को डिस्कस करने से पहले हम ओडोंटोब्लास्टिक लेयर्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि सेल्स में इन ओडोंटोब्लास्टिक लेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए। द सेंट्रल, पहले हम ये डायग्राम देखते हैं। जैसे ये पल्प है, ये मैंने सिर्फ पल्प का डायग्राम बनाया है। अब पल्प में 4 लेयर होती हैं। ओडोंटोब्लास्टिक लेयर, ऐसी लेयर जो डेंटिन बनाती हो। द सेल फ्री जोन, अब सेल फ्री जोन को हम व्हील्स जोन भी कहते हैं, और सेल रिच जोन, और फोर्थ पल्प कोर। अभी क्या क्या है यहाँ पे देखो, जैसे पल्प है तो पल्प जो सबसे बाहर वाली लेयर है इसे हम कहते हैं ओडोंटोब्लास्टिक जोन। फिर इसके बाद एक आता है सेल फ्री जोन, जहाँ पे कोई सेल नहीं होगा। इसके बाद सेल रिच जोन, दोस्तों मैंने हाफ में बनाया है, अगर ये पूरे में बना दोगे तो बीच में आपको एक स्पेस दिखाई देगा, और उसी स्पेस को हम कहते हैं पल्प कोर। और पल्प कोर में ब्लड वेजल्स होंगी और नर्व ट्रंक। तो ये होते हैं ओडोंटोब्लास्टिक लेयर्स, जोन सारे के सारे।
द सेंट्रल रीजन ऑफ बोथ कोरोनल एंड रेडिकुलर पल्प कंटेन लार्ज नर्व ट्रंक्स एंड ब्लड वेसल्स। सेंट्रल रीजन अगर हम देखें कोरोनल और रेडिकुलर पल्प, कोरोनल यानी ऐसा पल्प जो क्राउन में है और रेडिकुलर पल्प जो रूट्स में है, तो दोनों में अगर आप देखोगे सेंट्रल रीजन में तो क्या देखने को मिलेगा, नर्व ट्रंक्स एंड ब्लड वेसल्स। और अगर पेरिफेरी में तो पल्प इज सर्कमस्क्राइब्ड मतलब वेल डिफाइंड बाय द स्पेशलाइज्ड ओडोंटोजेनिक रीजन और कंपोज्ड ऑफ द ओडोंटोब्लास्ट, डेंटिन फॉर्मिंग सेल्स, सेल फ्री जोन ऑल्सो कॉल्ड व्हील्स जोन, सेल रिच जोन एंड लास्ट पल्प कोर। अब इन सारे जोन के कुछ हम फीचर्स देखते हैं। अ सिंगल लेयर ऑफ ओडोंटोब्लास्ट, जो ग्रीन से है, ये सिंगल लेयर ऑफ ओडोंटोब्लास्ट लाइन द पेरिफेरी ऑफ द पल्प विद देयर लॉन्ग एक्सिस एट राइट एंगल टू द पल्प सरफेस। इनका जो लॉन्ग एक्सिस है वो कैसा है, राइट एंगल टू द पल्प सरफेस, ये ऐसे करके है, यहाँ पे देखोगे तो ऐसे है, तो राइट एंगल टू द पल्प सरफेस। ओडोंटोब्लास्टिक प्रोसेस, अब हमने पहले पढ़ चुके हैं अच्छे से इसको कई बार कि ओडोंटोब्लास्ट का एक ओडोंटोब्लास्टिक प्रोसेस भी होता है, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन को उसी को हम बोलते हैं ओडोंटोब्लास्टिक प्रोसेस। वो एक्सटेंड किसमें करता है, डेंटाइनल टिब्यूल्स में। जितने डेंटाइनल टिब्यूल होंगे उतने ही ओडोंटोब्लास्टिक प्रोसेस होंगे इन नंबर। न्यूक्लियस ऑफ ओडोंटोब्लास्ट, जो ओडोंटोब्लास्ट का न्यूक्लियस होगा इज सिचुएटेड बेसली टुवर्ड्स द पल्पल साइड एंड इज ओवल होगा शेप में। जस्ट अबव न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के जस्ट अबव क्या क्या प्रेजेंट होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी एपरेटस। ये दोस्तों ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ओडोंटोब्लास्टिक प्रोसेस डज नॉट हैव एनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पर यहाँ पे तो था, यहाँ पे है ये ओडोंटोब्लास्टिक सेल बॉडी में, और यहाँ पे क्या है ओडोंटोब्लास्टिक प्रोसेस। ध्यान रखना ओडोंटोब्लास्टिक प्रोसेस में कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता। सेल बॉडी ऑफ एन एक्टिवली सिक्रेटिंग ओडोंटोब्लास्ट shows a prominent Golgi apparatus, abundant mitochondria और रिच होता है एल्कालाइन फॉस्फेटेज में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एडजेसेंट ओडोंटोब्लास्ट, इनके पास क्या होते हैं, जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस कनेक्टिंग द ओडोंटोब्लास्ट, यानी कि गैप जंक्शन प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से वो एडजेसेंट सेल से कनेक्ट रहते हैं ये सारे के सारे ओडोंटोब्लास्ट। बीइंग एंड सेल्स, जो ओडोंटोब्लास्ट होते हैं ये एंड सेल हैं, डिवाइड करके ही ओडोंटोब्लास्ट बनते हैं, इसीलिए ओडोंटोब्लास्ट आर इनकैपेबल ऑफ माइटोसिस। तो फिर न्यू ओडोंटोब्लास्ट कैसे बनेगा, तो न्यू ओडोंटोब्लास्ट कैन ओनली बी फॉर्म्ड फ्रॉम अनडिफरेंशिएटेड मेसेनकाइमल सेल्स। अभी सेल क्या है, तो अभी हम सेल्स में पढ़ेंगे, सेल्स वाले टॉपिक में। तो जो न्यू ओडोंटोब्लास्ट है सिर्फ किससे बन सकते हैं, अनडिफरेंशिएटेड मेसेनकाइमल सेल्स। ये एक तरह के सेल्स होते हैं जो ओडोंटोब्लास्ट बनाते हैं। ओडोंटोब्लास्ट का जो फंक्शन है प्राइमरीली तो ये सिक्रेटरी सेल्स हैं, डेंटिन बनाते हैं। ऑल्सो दे सिंथेसाइज एंड सिक्रीट कोलेजन ऑफ डेंटिन एंड ऑल्सो द ग्राउंड सब्सटेंस। अब हम देखते हैं दोस्तों, इसमें एक बात और ध्यान रखना, जैसे मान लो अगर ये पेपर में आता है 7 मार्क्स में, तो अभी हम सेल्स वाले टॉपिक में ओडोंटोब्लास्ट पढ़ेंगे, तो जितना भी ओडोंटोब्लास्ट में लिखा होगा ना वो सारे पॉइंट्स को भी आप यहाँ पे लिख देना, क्योंकि मैंने यहाँ पे अलग पॉइंट लिखे हैं जो सेल्स में नहीं है। तो अगर एग्जाम में आता है तो वो सारे पॉइंट्स को भी आप यहाँ पे लिख सकते हो इस आंसर को बड़ा करने के लिए। नाउ वी डिस्कस सेल्स ऑफ पल्प। सेल्स ऑफ पल्प में सबसे पहले अगर निमोनिक से हम देखें तो सबसे पहले आएगा ओपीडी फॉर उमेश, तो उसमें ओ से ओडोंटोब्लास्ट। ओडोंटोब्लास्ट में यह है पल्प, इसके बाहर है डेंटिन। ओडोंटोब्लास्ट का जो सेल होता है वो होता है पेरिफेरल पल्प में। इसका जो ओडोंटोब्लास्टिक प्रोसेस होता है ये होता है डेंटिन में, इन डेंटाइनल टिब्यूल्स में। ये हम कई बार देख चुके हैं। ये सारे पॉइंट्स दोस्तों, मैं इन सारे पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स भी आप उस वाले जोन वाले पॉइंट में लिख सकते हो। ओडोंटोब्लास्ट आर सेकंड मोस्ट प्रोमिनेंट सेल्स इन द पल्प। कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, एडजेसेंट टू प्रीडेंटिन इन ओडोंटोजेनिक जोन ऑफ पल्प। अब हम ये सारे जोन पढ़ चुके हैं। विद सेल बॉडी होगी पल्प में और सेल प्रोसेस होगा डेंटाइनल टिब्यूल्स में। The form and arrangement of bodies of odontoblasts are not uniform throughout pulp। यूनिफॉर्म नहीं होता। अगर आप क्राउन में देखोगे तो किस शेप का मिलेगा, सिलेंड्रिकल एंड टॉल कॉलमनार। मिडल ऑफ रूट में, यानी कि यहाँ पे मिडल ऑफ रूट में क्यूबॉइडल, और क्लोज टू एपेक्स यहाँ पर कैसे होंगे, ओवॉइड एंड स्पिंडल शेप के। ओडोंटोब्लास्ट प्राइमरीली सिक्रेटरी सेल्स, और ये सिंथेसाइज एंड सिक्रेट कोलेजन ऑफ डेंटिन एंड ऑल्सो द ग्राउंड सब्सटेंस। सेकेंड है पल्प स्टेम सेल्स।
पल्प स्टेम सेल्स का फंक्शन क्या है? ये प्रोडक्शन करता है ओडोंटोब्लास्ट का। क्यों? टू क्रिएट रिपेरेटिव डेंटिन फॉर रीजनरेशन ऑफ टूथ स्ट्रक्चर। थर्ड टाइप ऑफ सेल्स इन पल्प आर डिफेंस सेल्स। डिफेंस सेल्स में पहला है हिस्टियोसाइट और मैक्रोफेजेस। ये इरेगुलर शेप के होते हैं विद शॉर्ट एंड ब्लंट प्रोसेसेस, यूजुअली एसोसिएटेड विद स्मॉल ब्लड वेजल्स एंड कैपिलरीज। मास्ट सेल्स, ये मास्ट सेल दिखती हैं अलोंग वेजल्स इन इन्फ्लेम्ड पल्प में, और इनका नंबर बढ़ जाता है ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन ऑफ पल्प में। तीसरे हैं प्लाज्मा सेल्स। ये भी कब दिखते हैं? ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन ऑफ पल्प। और प्लाज्मा सेल परफॉर्म करते हैं फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, प्रोड्यूस करने का फंक्शन ये परफॉर्म करती हैं। बोथ लिम्फोसाइट्स एंड इओसिनोफिल्स फाउंड एक्स्ट्रावस्कुलरली इन द नॉर्मल पल्प, और इनका नंबर भी बढ़ जाता है ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन। फोर्थ है फिब्रोब्लास्ट। दोस्तों सबसे ज़्यादा न्यूमरस अगर पल्प में कोई सेल है तो वो होते हैं फिब्रोब्लास्ट, और सेकंड मोस्ट न्यूमरस कौन से थे? ओडोंटोब्लास्ट। और ये किस शेप के होते हैं? स्टिलेट शेप के। मोस्ट न्यूमरस सेल टाइप इन द पल्प, स्टिलेट शेप एंड एक्सटेंसिव प्रोसेसेस। एक्सटेंसिव प्रोसेसेस जो हैं दैट कॉन्टैक्ट एंड आर जॉइंड बाय इंटरसेल्युलर जंक्शन टू द प्रोसेसेस ऑफ अदर फिब्रोब्लास्ट। अगर आप यंग पल्प में देखोगे फिब्रोब्लास्ट तो कैसा होगा? एक्टिव। सेल्स डिवाइड एंड आर एक्टिव इन प्रोटीन सिंथेसिस। ओल्डर पल्प में अपीयर राउंडेड और स्पिंडल शेप विद शॉर्ट प्रोसेसेस एंड एग्जिबिट फ्यू इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स होंगे जिन्हें हम बोलेंगे फिब्रोसाइट्स। फिब्रोब्लास्ट फॉर्मिंग द pulp matrix and also have capability of ingesting and degrading this same matrix। तो पल्प का मैट्रिक्स बना भी सकते हैं और उनके पास कैपेबिलिटी है कि वो इंजेस्ट कर सके और डिग्रेड कर सके उसी मैट्रिक्स को। और दूसरी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि फिब्रोब्लास्ट के पास डुअल फंक्शन होता है विद पाथवेज फॉर बोथ, सिंथेसिस भी कर सकते हैं और डिग्रेडेशन भी कर सकते हैं सेम सेल में, जैसा कि हमने इस वाले पॉइंट में देखा। फिफ्थ है अनडिफरेंशिएटेड मीजनकाइमल सेल्स, है ना। तो प्राइमरी सेल्स इन वेरी यंग पल्प, ये कैसे दिखते हैं? ये प्राइमरी सेल्स हैं इन वेरी यंग पल्प में, लेकिन कुछ ही दिखेंगे आपको पल्प आफ्टर रूट कंप्लीशन में। फाउंड अलोंग द पल्प वेजल्स इन सेल रिच जोन एंड स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेंट्रल पल्प। ये कैसे माने जाते हैं? टोटिपोटेंट सेल्स, और ये क्या अराइज कर सकते हैं? ओडोंटोब्लास्ट, जब जरूरत पड़ेगी तो ये ओडोंटोब्लास्ट बना सकते हैं, फिब्रोब्लास्ट बना सकते हैं और मैक्रोफेजेस। दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने वहाँ पढ़ा था जोन वाले टॉपिक में कि ओडोंटोब्लास्ट माइटोसिस नहीं कर सकते क्योंकि एंड सेल्स होते हैं। तो फिर ये बनते कैसे हैं न्यू? ये बनते हैं अनडिफरेंशिएटेड मीजनकाइमल सेल से, क्योंकि ये टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं। ये हुए सेल्स ऑफ पल्प। अब हम देखते हैं इंटरसेलुलर सब्सटेंस ऑफ पल्प। सबसे पहले है फाइबर्स। Fibers appear scattered throughout the coronal or radicular pulp, or they may appear in bundles. Second, blood vessels. A pulp organ is extremely vascularized. Pulp organ is supplied by superior alveolar and inferior alveolar arteries, और drain भी by same vein से ही होता है maxilla and mandible में। Lymph vessels. Larger lymph vessels have an irregular shaped lumen और कंपोज्ड ऑफ एंडोथीलियल सेल्स। कैसे कैरेक्टराइज होंगे ये? एब्सेंस ऑफ आरबीसी और प्रेजेंस ऑफ लिम्फोसाइट्स। अब जो लिम्फ होगा वो ड्रेन होगा एंटीरियर टीथ से, तो वो पास होंगे सब मेंटल लिम्फ नोड से, और वो लिम्फ जो ड्रेन होगा पोस्टीरियर टीथ से वो पास होगा सब मैंडिबुलर एंड डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड से। इसके बाद है नर्व्स। नर्व्स में मेजॉरिटी ऑफ नर्व्स जो एंटर करती हैं पल्प में वो कैसी होती हैं? नॉन माइलिनेटेड, और ये नॉन माइलिनेटेड नर्व्स आर फाउंड इन क्लोज एसोसिएशन विद ब्लड वेसल्स ऑफ पल्प। लार्ज माइलिनेटेड फाइबर्स mediate the sensation of pain caused by external stimuli. Peripheral axons forms a network of nerves located adjacent to cell rich zone, उसी को हम कहते हैं parietal layer of nerves या फिर plexus of Rusko। ये हम पढ़ चुके हैं दोस्तों plexus of Rusko की, ये मॉनिटर करते हैं पेन को। Nerve endings, majority of transmitters होते हैं to affect vascular tone and modify excitability of nerve endings। Now we discuss functions of pulp। functions of pulp में फर्स्ट फंक्शन है इंडक्टिव। इंडक्टिव क्या होता है दोस्तों? जो पल्प के सेल्स होते हैं वो सबसे पहले इंटरेक्ट करते हैं ओरल एपिथेलियम से,
और ओरल एपिथेलियम से इंटरेक्ट करने के बाद डिफ्रेंसिएशन करते हैं डेंटल लैमाइना का, और डेंटल लैमिना का डिफ्रेंसिएशन करके ये क्या बनाते हैं, इनेमल ऑर्गन। फिर पल्प के सेल्स इनेमल ऑर्गन से इंटरेक्ट करते हैं और फिर पर्टिकुलर टाइप ऑफ टीथ बनाते हैं। इसी को हम थ्योरी में देखते हैं। प्राइमरी रोल ऑफ पल्प इज टू इंटरेक्ट विद ओरल एपिथेलियम सेल्स एंड कॉज डिफ्रेंसिएशन ऑफ डेंटल लैमिना एंड रिजल्ट इन इनेमल ऑर्गन फॉर्मेशन। Pulp also interact with developing enamel organ as it determine particular type of teeth. Second function formative. Pulp organ cells produce करते हैं dentin which surround and protect the pulp. Third nutritional. Nutritional में pulp has a rich blood supply with a vascular network around the odontoblast. ये सप्लाई करता है न्यूट्रिशन टू ओडोंटोब्लास्ट एंड देयर साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस होते हैं किसके अंदर, डेंटाइनल टिब्यूल्स में। दिस कीप्स डेंटिन को वाइटल रखने में मदद करता है। फोर्थ सेंसरी और प्रोटेक्टिव। जो नर्व्स होती हैं पल्प की वो रिएक्ट करती हैं स्टिमुलेशन से, चाहे स्टिमुलेशन चाहे जैसा भी हो, रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ स्टिमुलेशन। और क्या होता है स्टिमुलेशन में, पेन होता है, बाय सेंसेशन ऑफ पेन। फिफ्थ फंक्शन ऑफ पल्प इज डिफेंसिव और रिपेरेटिव। जब स्टिमुलस मिलता है पल्प को तो वो प्रोड्यूस करता है रिपेरेटिव डेंटिन और स्क्लेरोटिक डेंटिन। एंड सेकंड मिनरलाइज करता है, अफेक्टेड जो अफेक्ट हो गए टिब्यूल्स उसको मिनरलाइज भी करता है पल्प। सेल्स ऑफ पल्प जो हेल्प करेंगे इन रिपेयर ऑफ पल्प में वो कौन कौन से हैं, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, प्लाज्मा एंड मास्ट सेल्स। नेक्स्ट टॉपिक है पल्प कैल्सिफिकेशंस, ये फिर इसको हम कहते हैं डेंटिकल्स। ये क्या होते हैं, नोड्यूलर कैल्सिफाइड मासेस अकरिंग इन कोरोनल एज वेल एज रूट पोर्शन ऑफ पल्प में। ये ज़्यादातर पेनफुल नहीं होते, कब तक, जब तक ये इम्पिंज ना करें नर्व्स पे। जब ये इम्पिंज करते हैं नर्व्स पे या ब्लड वेसल्स पे तब ये पेनफुल होते हैं। अगर हम पल्प कैल्सिफिकेशन का ये क्लासिफिकेशन देखें तो फर्स्ट है ट्रू डेंटिकल्स। ट्रू डेंटिकल्स में ट्यूब्यूल्स होते हैं, फॉल्स डेंटिकल्स में ट्यूब्यूल्स नहीं होती। फ्री होते हैं ये पल्प कैल्सिफिकेशन, फ्री बोलते हैं उन्हें जो नॉट इन कॉन्टेक्ट विद डेंटिन। जैसे कि डायग्राम में देखो ये वाले होते हैं फ्री, फ्री पल्प स्टोन। डेंटिन तो ये है और ये है पल्प, तो ये डेंटिन के कांटेक्ट में नहीं है, एंटायरली सराउंडेड बाय पल्प, इसलिए इसे हम कहते हैं फ्री। अटैच्ड, अटैच्ड वाले इन कॉन्टेक्ट विद डेंटिन वॉल, ये वाले देखो अटैच्ड पल्प स्टोन, पार्टली फ्यूज्ड विद डेंटिन। थर्ड है एम्बेडेड, एम्बेडेड वाले एंटायरली सराउंडेड बाय डेंटिन, जो यहाँ पर होंगे एम्बेडेड पल्प स्टोन एंटायरली सराउंडेड बाय डेंटिन। इसके बाद थर्ड टाइप डिस्क्रिएट, डिस्क्रिएट में सिंगल डेंटिकल्स होंगे और अगर बहुत सारे डेंटिकल्स हैं तो उसे हम बोलते हैं डिफ्यूज। तो ये हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ पल्प कैल्सिफिकेशंस या फिर डेंटिकल्स का। ट्रू पल्प स्टोन्स, ट्रू पल्प स्टोन में अभी हमने देखा कि इसमें ट्यूब्यूल्स होंगे इरेगुलर पैटर्न में। अकर मोस्ट कॉमनली इन पल्प टिश्यू क्लोज टू द एपेक्स ऑफ द रूट। जो ये ट्रू पल्प स्टोन्स होते हैं ये रेडिकुलर पल्प में ज़्यादा कॉमन होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे फॉल्स पल्प स्टोन्स और ये ज़्यादा कॉमन होते हैं कोरोनल पल्प में। कंटेन इरेगुलर ट्यूब्यूल्स, दे में एराइज। अब ये एराइज कैसे होते हैं, तो दोस्तों अब ये देखो, जैसे मान लो कि ये पल्प है, ठीक है। अब इसके अंदर हर्टविग रूट शीथ के सेल्स होंगे, ये पल्प था, इसके अंदर हर्टविग रूट शीथ के सेल्स होंगे। अब वो हर्टविग रूट शीथ के सेल्स पल्प सेल्स को इंड्यूस करेंगे कि तुम ओडोंटोब्लास्ट बनाओ, और ओडोंटोब्लास्ट बनकर वो क्या बना लेंगे, ट्रू पल्प स्टोन्स। दे मे अराइज बिकॉज ऑफ इंक्लूजन ऑफ सेल्स ऑफ हर्टविग रूट शीथ। इंक्लूजन मतलब इंक्लूड होंगे, किसके सेल्स इंक्लूड होंगे, हर्टविग रूट शीथ के विद इन द पल्प, विच में इंड्यूस द सेल्स ऑफ द पल्प टू डिफ्रेंशिएट इनटू ओडोंटोब्लास्ट, जो क्या बना लेंगे, ट्रू डेंटिकल्स। ट्रू डेंटिकल्स रेयर होते हैं। इसके बाद आते हैं फॉल्स पल्प स्टोन्स। फॉल्स पल्प स्टोन्स में डू नॉट हैव ट्यूब्यूल्स। अब ट्यूब्यूल्स नहीं है तो क्या होगा, अपीयर एज कंसेंट्रिक लेयर ऑफ कैल्सिफाइड टिश्यू। कैल्सिफाइड टिश्यू के क्या होंगे, कंसेंट्रिक लेयर्स होंगी। फॉर्म्ड अराउंड डेड और डीजेनरेटेड सेल्स ऑफ कोलेजिन, और ये कॉमन कहाँ पे है, कोरोनल पल्प में। इसके बाद लास्ट टॉपिक इस वीडियो का एज चेंजेस ऑफ पल्प।
एज के साथ ये सब चेंजेस आएंगे। इसका दोस्तों न्यूमोनिक ध्यान रखना, NC-SC कुछ भी बना लो, जैसे कि नस, NC नस, SC कैटेगरी वालों की नस में नस फौलादी होती है। दोस्तों छोटे मोटे जो न्यूमोनिक्स होते हैं ना, ये काफ़ी मीनिंगफुल होते हैं, जब आपका पेपर आएगा तभी काफ़ी आपको हेल्पफुल होंगे। तो SC कैटेगरी वालों की जो नसें होती हैं वो काफ़ी फौलादी होती हैं। आप इस तरह कुछ भी स्टोरी बना सकते हो, ठीक है ना, कुछ भी बना लेना। N से नंबर ऑफ सेल्स डिक्रीज हो जाती हैं एज के साथ, कोलेजन कंटेंट बढ़ जाता है, साइज ऑफ सेल्स घट जाते हैं और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स भी डिक्रीज हो जाते हैं। सेकंड, विद रिडक्शन इन सेल्स द पल्प शोल्स अ लोअर्ड रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन। अगर एज बढ़ेगी तो क्या हो रहा था, नंबर ऑफ सेल्स डिक्रीज हो रहे थे, और अगर नंबर ऑफ सेल डिक्रीज होंगे तो पल्प शोज अ लोअर्ड रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन। थर्ड पॉइंट, विद सक्सेसिव लेयर्स ऑफ सेकेंडरी डेंटिन, जैसे जैसे डेंटिन सेकेंड डेंटिन का फॉर्मेशन होगा, द पल्प बिकम स्मॉलर इन साइज, रिडक्शन इन साइज ऑफ एपिकल फोरामेन reduces flow of blood to pulp. Fifth, pulp stones are calcified masses occurring in coronal as well as root portions of pulp. Age related reduction होगा sensitivity of pulp में due to degeneration of myelinated and unmyelinated axons. तो दोस्तों ये हुआ पल्प टॉपिक पूरा। अगली वीडियो में हम मिलेंगे सीमेंटम टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दोस्तों शेयर करो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।